गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की एक सीरीज जिसका पहला पार्ट है। बच्चों, अब हम आपको इस सीरीज में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराएंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, भले ही हम आपको इस टॉपिक में कम पढ़ा पाएँ, लेकिन हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। इसलिए आप शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। शॉर्टकट करके आप क्या करोगे, वो तुक्का होता है शॉर्टकट, वो आपको ध्यान भी आ सकता है, भूल भी सकते हो। लेकिन जब विस्तार से किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो आपको अच्छे से याद रहती है, आपका ब्रेन उसे मेमोराइज करके रखता है हमेशा। को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन के जो चारों विकल्प हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे उनका मीन्स क्या है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो विकल्प इस बार आया था वही विकल्प आपको भी मिल जाए। हो सकता है उसमें से अगला क्वेश्चन दे दे आपको, जो विकल्पों में दिए हुए चारों में जो विकल्प सही नहीं थे उस विकल्प को उठा के क्वेश्चन बना दे। तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। इसके लिए बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पिछले वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का पेपर है, यहीं पर देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका कोड है 347 WF, जो मऊ जनपद में आया था उसका सेट है। ठीक है, मऊ जनपद में जो सेट आया था बोर्ड परीक्षा का वो हमारे पास है। तो इसमें से बच्चों आज हम कुछ प्रश्न आपको हल कराते हैं। तो देखिए, इस पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पहले पेज पर देखिए। अब अगला पेज पलटते हैं, ये स्क्रीन पर देखिए। पहले क्वेश्चन का खंड का निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको, देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों आपको Cl2, उसके बाद CH4 मैथेन। तीसरा विकल्प है बच्चों आपका स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेपर में, क्लोरोफॉर्म। और चौथा है अमोनिया NH3। तो अब हमको देखना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। किन में से केंद्रीय परमाणु के पास जो सेंट्रल एटम है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए बच्चों। Cl2 क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, वाहितम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब Cl2 का अणु बनता है बच्चों। ये सब आपको स्पष्ट पता होना चाहिए बच्चों, तभी आप इन्हें विकल्प सही चुन पाएंगे। केवल रट के करें तो उसमें गलत होने की संभावना है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर करके बताएंगे। ठीक है, देखिए दोनों क्लोरीन परमाणुओं के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए एक एक की आवश्यकता है, तो ये साझा कर लेंगे तो बन जाता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl इस तरह से। तो इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है बच्चों। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है अकेले परमाणु का जो जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का, किसी परमाणु का उसका स्वयं का अकेले का इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। उसके बाद दूसरा विकल्प है बच्चों आपका CH4, तो ये तो नहीं है आपका सही विकल्प। दूसरा देखिए CH4 मैथेन। मैथेन की भी स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। कार्बन के वाहितम कोश में होते हैं बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, उसका विन्यास करते हैं 2, 4। तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन सेंटर में होगा बच्चों इस तरह से, H इसके चारों तरफ होंगे मैथेन अणु में। तो इनका 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस तरह से ये साझा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर होगी, यानी कि C के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा H जुड़े हुए हैं मैथेन अणु में। तो देखिए इसमें भी कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु कार्बन के पास कोई नहीं है, तो ये भी विकल्प आपका गलत है। देखते हैं तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं। कार्बन के वाहितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वाहितम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, वाहितम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। कार्बन बीच में होगा,
इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन बना लेते, 2 3 4, इसके चारों तरफ H और Cl को लिख लेते हैं, इधर H, एक Cl, 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 Cl के इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए बच्चों हम क्रॉस से दिखाते हैं, क्योंकि प्रत्येक Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसके साथ साझा कर लेगा कार्बन के साथ। तो एक क्लोरीन परमाणु इसके साथ एक का साझा करेगी तो इसके पूरे 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ एक का साझा करेगी तो इसके भी 8 हो जाएंगे। सेम ये क्लोरीन परमाणु भी इसके साथ एक का साझा करेगी तो इसके भी 8 हो जाएंगे। जब क्लोरीन परमाणु, तीनों क्लोरीन परमाणु केंद्रीय परमाणु कार्बन के साथ एक एक का साझा कर रहे हैं तो कार्बन भी इन तीनों के साथ एक एक का साझा कर लेगा। तो कार्बन के 4 पहले से 3 का साझा किया, कितने हो जाएंगे 7, एक का साझा कर लेगा बच्चों ये हाइड्रोजन से। तो यानी कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ साझा कर लेगा। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी इस तरह से, ये इस तरह से बच्चों। तो कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरह से H Cl Cl Cl। तो स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों, केंद्रीय परमाणु, केंद्र पर इसमें जो दे रखा है केंद्रक परमाणु, तो इंग्लिश में देख लें बच्चों इसका सेंट्रल एटम है इसका नाम, ठीक है। केंद्रीय परमाणु ये गलत छप गया, केंद्रक नहीं है, केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु जो बीच में होता है, इसके पास कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो आपका ये भी विकल्प बच्चों गलत हो गया। तो बचा एक, अब सीधी सी बात है वही होगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं है या विकल्प हमारे गलत ही दिए। तो देखते हैं बच्चों ये क्या इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है केंद्रीय परमाणु के पास। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, उसका विन्यास करते हैं 2 5, वाहितम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन बीच में लिख लेंगे। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की आवश्यकता है, तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक का ये साझा कर लेगा इस तरह से, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे इधर। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वाहितम कोश में, एक एक का 3 H के साथ साझा कर लेगा, और H भी इसके साथ तीनों परमाणु एक एक का साझा कर लेंगे, हाइड्रोजन भी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तीनों को एक एक की आवश्यकता है, तो इस तरह से साझा करेंगे, इस तरह से बच्चों, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। स्ट्रक्चर यानी कि इसकी बन जाएगी अमोनिया की सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। जब एक एक का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अभी देखिए बच्चों, इसने नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, लेकिन एक जोड़ा इसके पास बचा हुआ है, केंद्रीय परमाणु जो बीच में होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है अभी नाइट्रोजन के पास। ये इसका अकेले का, इसका स्वयं का, नाइट्रोजन परमाणु के अकेले का स्वयं का है, इसलिए इसको कहेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों स्पष्ट आपको दिख रहा है केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है अमोनिया में। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो गया NH3, चौथा विकल्प। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट ख। बच्चों ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ख, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लें बच्चों अच्छे से। ख में 4 विकल्प दिए हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया। 4 विकल्प दिए बच्चों, पहला है लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर सेकंड की घात -1 यानी कि लीटर प्रति सेकंड। दूसरा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तीसरा है बच्चों, तीसरा विकल्प दिया है इसमें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और चौथा है मोल सेकंड इनवर्स। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ये 4 विकल्प दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर भी, और यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इन चारों में से कौन सा सही है वो हम चेक करेंगे। पहले हमको पता होना चाहिए शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से सुनिए बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर
निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शून्य कोटि के लिए क्या होता है बच्चों, वेग dx/dt अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। अभिकारक मान लीजिए ए है, ये है रिएक्शन को, ये है ए से बनना है प्रोडक्ट। ये मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, अभिकारक ए है, उससे कोई उत्पाद बनना है, प्रोडक्ट बनना है। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती है, एक्टिव मास ए। किससे होता है बच्चों, यह है आपका साम्य अवस्था में एक टॉपिक था, अनुपाती क्रिया का नियम, उससे। चूंकि शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि अभिकारक की सांद्रण की 0 घात पर निर्भर करेगा बच्चों। तो घात 0 पर निर्भर करेगा बच्चों, इसके 0 अणु पर निर्भर करता है, तो घात 0 लिख दिए। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ देंगे बच्चों, dx/dt बराबर k इंटू एक्टिव मास ए की घात 0। यह है आपका वेग नियतांक जो पूछ रहा है। इस वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा, ये मात्रक रख देते हैं। चूंकि हमने बताया dx है सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण। dx का मात्रक हो गया, सांद्रण होता है मोल प्रति लीटर, और यह है सेकंड। तो देखिए ये हो गया मोल प्रति लीटर बटे सेकंड बराबर k इंटू, बच्चों किसी की घात 0 होती है तो उसका मान संख्यात्मक रूप से 1 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा गुणा 1। जब k में लगाएंगे तो k ही रहेगा, तो k बराबर ये मात्रक। अब देखिए क्या है, मोल, अब इसको बटे लीटर में है बच्चों, बटे लीटर को ऊपर लाएंगे, इसके पास लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसका मात्रक वास्तव में हो गया मोल बटे लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड। इसी को, इन दोनों को क्या ले आए, ऊपर ले आए, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ऊपर आकर माइनस की घात हो जाएंगी इनकी, इंटू सेकंड इनवर्स। देखिए बच्चों कौन सा इनमें सही विकल्प है। देखिए पहला लीटर सेकंड इनवर्स, तो मोल तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो है नहीं। दूसरा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स में आ रहा है तो ये भी नहीं है, क्योंकि मोल तो ऊपर आएगा, मोल है। तीसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो बच्चों ये तीसरा विकल्प भी आपका सही है, और चौथा नहीं है। मोल प्रति सेकंड है तो लीटर कहाँ गया, ये विकल्प कौन सा हो गया बच्चों, ख का। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन पार्ट ग। क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इधर पेपर देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा डाइसैकेराइड है। 4 विकल्प दिए हैं, देखिए बच्चों पेपर में भी दिख रहे होंगे आपको, इधर भी हमने लिख दिए हैं। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा जाइलोज। तो सबसे पहले बच्चों हमको आवश्यकता है कि डाइसैकेराइड होते क्या हैं, ये पता होगा तभी तो हम विकल्प सही चुन पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, उनमें उपस्थित मोनोसैकेराइड के अणुओं की संख्या के आधार पर। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बन के 3 से 6 तक परमाणु पाए जाते हैं और जो जल अपघटित नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड के उदाहरण बच्चों आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, राइबोज आदि। उसके बाद आता है दूसरा डाइसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर यानी कि जल में घुलने पर, जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। 3 शुगर हैं बच्चों इसमें। सुक्रोज जो चीनी होती है, जैसे आप चीनी कहते हैं, वो सुक्रोज जो गन्ने से प्राप्त होती है। दूसरा होता है माल्टोज जो स्टार्च में पाई जाती है बच्चों, स्टार्च वगैरह से प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं माल्टोज। और तीसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज होती है बच्चों दूध में जो मिठास पाई जाती है, वो लैक्टोज होती है। ये हैं 3 डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जिनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 3 या उससे अधिक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं विकल्पों में से कौन सा डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों C6H12O6।
ग्लूकोज बच्चों जल अपघटित नहीं होगा, ये सीधे सीधे जब इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा, ऑक्सीकरण से CO2 और जल बनेंगे, ये दूसरे छोटे सैकराइड में नहीं टूटेगा, छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटेगा। तो ये तो बच्चों मोनोसैकराइड है, तो ये तो आपका डाइसैकराइड नहीं हुआ, ये तो हो गया गलत विकल्प। दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर भी कहते हैं बच्चों, जिसके कारण फलों में मिठास होती है। फ्रक्टोज का भी सूत्र देखिए, फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6, यह है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु सूत्र बिल्कुल समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग होती है बच्चों। ये भी फ्रक्टोज भी मोनोसैकराइड है, तो ये भी विकल्प आपका नहीं होगा। फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है, यानी कीटोन वाला यौगिक है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है इसमें ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है, लेकिन दोनों ही मोनोसैकराइड है। ये फलों में पाया जाता है बच्चों, ये ग्लूकोज अंगूर या किशमिश वगैरह में पाया जाता है। तीसरा विकल्प है आपका बच्चों सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C12H22O11, यह है आपका सुक्रोज। ये जल अपघटित हो जाता है बच्चों, जल में घोलते हैं तो ये जल अपघटित होकर दो अणु बनाता है बच्चों, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। ये जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के दो अणु बना रहा, देखिए, तो ये हो गया डाइसैकराइड। तो आपका सही विकल्प एक तो ये हो गया। अब इसे और चेक कर लेते हैं बाद वाला, गलत है या सही है। चौथा विकल्प है बच्चों आपका जाइलोज। जाइलोज भी एक मोनोसैकराइड है, जिसका अणु सूत्र होता है बच्चों C5H10O5, यह है बच्चों आपका जाइलोज। ये भी जल अपघटित नहीं होता है, ये भी एक मोनोसैकराइड है जिसमें कार्बन के 5 परमाणु पाए जाते हैं। तो बच्चों ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। तो सही विकल्प क्या हो गया? डाइसैकराइड है सुक्रोज। तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, घ, पहले क्वेश्चन का घ देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। प्रश्न को म्यूट करके आप देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न दे रखा है बच्चों घ क्वेश्चन में 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोल क्या है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल, 100 मोल। इसको समझने से पहले, विकल्प को देखने से पहले बच्चों हमको आवश्यकता है किस चीज़ की, मोल क्या होते हैं। तो बच्चों जब कक्षा 11 में और इसके साथ साथ हमने जब कक्षा 12 में साम्यावस्था वाला चैप्टर बताया था, तो उसमें हमने आपको स्पष्ट बताया था मोल क्या होते हैं। एक परिभाषा हमने अपनी बताई थी, मोल क्या है? किसी अणु सूत्र द्वारा व्यक्त एक अणु को उसका मोल कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया बच्चों NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र है। ये सोडियम क्लोराइड के एक अणु को दर्शा रहा है अणु सूत्र, इसी को बच्चों 1 मोल कहेंगे। ये NaCl का 1 मोल है, ठीक है। H2O लिख दिया हमने, ये H2O का अणु सूत्र है, तो ये दर्शा रहा है बच्चों H2O के 1 मोल को। इसका सूत्र है बच्चों मोल निकाल, ग्राम अणु या मोल, ग्राम अणु या मोल होते हैं बच्चों n बराबर सूत्र हमने बताया था W/m, n बराबर W/m। n है मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, कभी कभी इसको अणु भी कह देते हैं, ठीक है। W है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे m है पदार्थ का अणुभार। तो सबसे पहले अब जल का अणुभार देख लेते हैं। H2O का अणुभार कितना हो जाएगा बच्चों? m बराबर हो जाएगा 2 × 1, H का परमाणु भार 1 होता है, 2 परमाणु हैं, प्लस 16। कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, अणुभार होता है अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। बच्चों m हो गया आपका 18। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? तो मोल कितने हो जाएंगे बच्चों? n बराबर हो जाएंगे W/m। W का मान दे रखा 180। क्वेश्चन में देखिए पढ़ के, क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। स्मॉल w जल की मात्रा दे रखी है बच्चों 180 ग्राम, अणुभार हमने अभी निकाला 18। देखिए अब
m 18 और मात्रा दे रखी है बच्चों 180, तो n बराबर होगा W/m। W की जगह 180 और m की जगह 18, भाग देंगे तो कितना आएगा 10। तो कितने मोल हो गए बच्चों जल में? 180 ग्राम जल में जल के अणु कितने हो गए? 10। तो देखिए सही विकल्प कौन सा होगा इनमें से आपका? इसमें 1 मोल दे रखा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 100 मोल भी नहीं हो सकते। क्या आया सही उत्तर? 10 मोल। तो आपका सही विकल्प होगा बच्चों घ का तीसरा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अण देखिए आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखिए अण स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा स्थिर रहती है और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हमको विशिष्ट चालकता क्या होती है ये पता होना चाहिए। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विद्युत अपघट्य के 1 cc या 1 ml विलयन की चालकता को कहा जाता है बच्चों विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जब उसमें जल मिलाएंगे, जल मिलाने से क्या होगा? विलयन तनु हो जाएगा। हमको 1 ml ही लेना है बच्चों। पहले मान लीजिए उस 1 ml में 100 अणु थे किसी विद्युत अपघट्य के, जब उसमें जल मिला दिया, जल मिलाकर फिर 1 ml उसमें से लिया तो क्या होगा? तनु होने के कारण हो सकता है उसमें 10 ही अणु रह जाए, 10 आयन ही रह जाए। तो क्या होगा? आयनों की संख्या घटेगी। आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी घटेगी, क्योंकि चालकता निर्भर करती है बच्चों आयनों की संख्या पर है। तो सही विकल्प क्या हो गया बच्चों? तनुता बढ़ने के साथ साथ विशिष्ट चालकता बढ़ती तो नहीं है बच्चों, ये तो है गलत, घटती है। ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया बच्चों? दूसरा, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट च, देखिए स्क्रीन पर आपके पेपर है, क्वेश्चन दिया है पोटेशियम सल्फेट है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए नंबर 1 दिया है आयनिक ठोस, नंबर 2 धात्विक ठोस, नंबर 3 सह संयोजक ठोस और नंबर 4 है बच्चों आणविक ठोस। बच्चों ये क्वेश्चन दिया है आपके ठोस अवस्था, पहला चैप्टर, पहली यूनिट है बच्चों आपकी केमिस्ट्री में ठोस अवस्था। इसमें हमने कराया था आपको क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण या क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो इसके ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, उसको देखें विस्तार से जानने के लिए। शॉर्ट में हम बता देते हैं क्या क्या होते हैं सभी। आयनिक ठोस होते हैं बच्चों ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जिनके बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बल पाए जाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट आदि। ये गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत और ऊष्मा विद्युत के चालक होते हैं और इनका गलनांक भी उच्च होता है। दूसरा प्रकार है बच्चों धात्विक ठोस, ऐसे ठोस जो धातु परमाणुओं से बने होते हैं और धातु परमाणु परस्पर धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात ये परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे होते हैं। इनके गलनांक भी बहुत उच्च होते हैं और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जैसे कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, चांदी, ये सभी क्या हैं बच्चों? धात्विक ठोस। तीसरा है सह संयोजक, वे ठोस जो परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात जिनमें परमाणु परस्पर सह संयोजक बलों द्वारा जुड़े होते हैं, सह संयोजक ठोस या परमाणविक ठोस कहलाते हैं। इन बलों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके भी गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। उदाहरण है बच्चों इसके डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, आणविक ठोस। वे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें और अणु परस्पर दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं और इन बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनके कारण इनका गलनांक बहुत ही कम होता है बच्चों। और ऊष्मा की और विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे आयोडीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, ये सभी हैं आपके आणविक ठोस। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, उसे देख लें आप, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पोटेशियम सल्फेट को यदि जल में घोलें तो ये बनाएगा 2K प्लस SO4 क्या बना रहा है? पोटेशियम सल्फेट क्या बना रहा है? आयन, विपरीत आवेश वाले आयन, इसलिए कैसा ठोस हो गया बच्चों? आयनिक ठोस, क्योंकि आयनों से मिलकर बना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा पहला वाला आयनिक ठोस।
पोटेशियम सल्फेट है एक आयनिक ठोस। क्वेश्चन नंबर 2 आंकिक प्रश्न है बच्चों, बड़े बड़े, इसलिए आज ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आप रट के नहीं, समझ के उसका सही विकल्प चुनें। रटने से क्या होगा बच्चों, आप भूल सकते हो। आप अक्सर कहते हो कि केमिस्ट्री हमें आसानी से याद नहीं होती क्योंकि आप रटने का प्रयास करते हो। बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें।